वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं इस तो कहानी की शुरुआत दुबई से होती है, जहां पर एक आदमी अपने दोस्त कनन को फोन करके कह रहा होता है कि देखो अभी अभी तुम जेल से बाहर आए हो, दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना कि फिर से तुम्हें जेल जाना पड़ जाए। नए देश में अपनी पहचान बदलकर जिंदगी की नई शुरुआत करो, ध्यान रखना कि ऐसा मौका हाथ से निकल ना जाए। इसके बाद कनन मलेशिया के एक मॉल के अंदर आता है। कनन एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है जो बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर आया हुआ है और इस देश में कोई भी उसको नहीं जानता। तो मॉल में आते ही आदि नाम का बंदा कनन से कहता है, तुम्हें चंदन ने भेजा है ना, तुम्हारा नाम कनन है। तो कनन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ही वो इंसान हूँ। तो आदि कहता है, चलो फिर जल्दी घर पर, क्योंकि बहुत सारे काम है। अब कनन तो हैरान होता है कि आखिर ये किस काम के बारे में कह रहा है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर ही आदि को उसके साथ घर के लिए निकल जाता है। अब आदि को एक नौकर चाहिए था जिसकी मांग उसने चंदन से की थी, लेकिन उसने किसी दूसरे कनन को ही अपना वाला नौकर समझ लिया और इसे पकड़ के लेके आ गया है वो। लेकिन उसे नहीं पता ना कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। कनन को वैसे ही अपनी पहचान छुपानी थी, तो वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी गलत वीडियो एक दूसरे बंदे ने रिकॉर्ड कर ली होती है और वीडियो के बिना पर वो उसको धमका रहा होता है। तो उस लड़की ने राज नाम के पुलिस वाले को इसकी शिकायत भी की होती है। तो राज उस बदमाश लड़के की खूब धुलाई कर देता है और उससे वो वीडियो अपने पास रखकर उसको वहां से भगा देता है। ये देखकर वो लड़की राज का धन्यवाद करती है कि आपने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन राज कहता है, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई, इसके बदले मुझे कुछ नहीं दोगी। एक बार मेरे साथ रात बिता लो, बस फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जो काम दोस्तों वो लड़का वीडियो को धमकाते हुए कर रहा था, वही काम अब राज कर रहा होता है उस लड़की के साथ। तो वो लड़की कहती है, मैंने सोचा था आप अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होंगे, लेकिन नहीं, आप में और उस लड़के में कोई फर्क नहीं है। तो राज भी कहता है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रात को मेरे घर आ जाना वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। जिस चीज से बेचारी लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कनन दोस्तों जब बस में होता है ना, तो उसकी नजर बस में सवार रुक्मणी नाम की लड़की पर पड़ जाती है, जिसको देखकर बस वो तो उसका दीवाना हो जाता है। उसकी नजर रुक्मणी से हटती नहीं। कनन को ऐसा देखता हुआ देख रुक्मणी को काफी अजीब भी लगता है। और जब बस में एक बंदे का पर्स चोरी होता है तो रुक्मणी तो सीधे कनन के ऊपर आरोप लगा देती है कि यही चोर है, लेकिन कनन के पास कुछ नहीं मिलता। बस से उतरने के बाद कनन रुक्मणी से कहता है, तुम्हें क्या मैं चोर नजर आता हूँ? तो रुक्मणी कहता है, अभी का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक बंदे का पर्स निकालते हुए देखा था। तो कनन कहता है कि अरे मैंने उसका पर्स नीचे गिराया और उसी को वापस उठाकर दे रहा था, जिसके बदले उसने मुझे कुछ पैसे दिए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे एक गरीब महिला को देने के लिए, बेचारी मुझसे मांग रही थी, तो उस महिला को देने के लिए मैंने ऐसा किया था। हाँ मैं ये मानता हूँ मैंने उसका पर्स जानबूझ के गिराया था, लेकिन पैसे चोरी नहीं किए, बल्कि उसने खुद मुझे दे दिए थे और तुमने मुझे इतनी सी बात के लिए चोर समझ लिया। लेकिन रुक्मणी भी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। पर कनन तो उसका दीवाना हो चुका था, वो उसका पीछा कैसे छोड़ देता। अब अगले सीन में आदि को उसकी गर्लफ्रेंड कल्पना अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मेरा होटल बैंक वालों ने सील कर दिया यार, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। तुम तो एक बड़े अमीर बिजनेसमैन हो ना, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगे? इतने पैसे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर आदि कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरी जान, बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। अब रात की बात है दोस्तों, वो वाली लड़की की वीडियो राज के पास आ जाती है और राज उसके साथ सोने के बाद भी वो वीडियो डिलीट नहीं करता। कहता है कि जब जब मैं बुलाऊं तब तब तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए रोते रोते वो लड़की वहां से चली जाती है। तब घर पे रुक्मणी आती है, क्योंकि राज रुक्मणी का सौतेला पिता है। उसके पिता के देहांत के बाद ही उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया। तभी से राज घर में राज कर रहा है बिल्कुल। रुक्मणी डेली अलग अलग काम करके घर आती है और जो भी पैसे वो कमाती है सब राज को दे देती है। वैसे रुक्मणी राज को इस घर से निकालना चाहती है, लेकिन शादी कानूनी रूप से हुई थी, इसलिए घर पे आधा राज का तो आधा रुक्मणी का हक है। राज ने वैसे दोस्तों उसको एक ऑफर दिया होता है रुक्मणी को, मतलब कि अगर रुक्मणी घर की आधी कीमत जो कि करीब 5 करोड़ है वो राज को दे देती है, तो राज रुक्मणी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए रुक्मणी स्टेट्स एजेंट, वेडिंग शोरूम, इस तरह के कई सारे काम करती है ताकि राज को घर से निकाल सके। आगे दोस्तों रुक्मणी जब ढाबे पे वेटर का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ बदमाश लड़के पहुंच जाते हैं जो रुक्मणी के साथ बदतमीजी करते हैं। उस समय कनन भी वहीं पर मौजूद होता है, जो देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि वो सारे बदमाशों को एकदम बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। अब इससे क्या होना था, रुक्मणी काफी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया था, वो भी उसके माता पिता के जाने के बाद। तब से दोस्तों वो भी कनन को पसंद करने लग जाती है और यहाँ से शुरू होता है इन दोनों का लव एंगल। दोनों डेली एक दूसरे से मिलने लगते हैं, पर रुक्मणी को नहीं पता होता कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। हाँ वैसे ही एक दिन की बात है, जब कनन राजकुमारी से मिलने उसके शोरूम में आता है, तो तब रुक्मणी का बॉस रुक्मणी पर चिल्लाते हुए नजर आता है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है रुक्मणी के घर पे राज है और उसके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती और उन दोनों के बीच जो भी झगड़ा होता है
उसकी वजह से रुक्मणी काम पे ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए बॉस कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर 10 लाख के सेल्स नहीं हुई तो अगले हफ्ते नौकरी से निकाल दूंगा। रुक्मणी बेचारी उदास हो जाती है, क्या करूं। जो देखकर कनन को भी बुरा लग जाता है तो वो रुक्मणी से कहता है कि इस शोरूम में सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है। रुक्मणी कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, एक तो वैसे भी मैं पहले से परेशान हूँ और परेशान मत करो। लेकिन कनन हार मानने वालों में से नहीं था। वो दूसरे बंदे से कपड़े का दाम पूछ लेता है जो कि 10 लाख का होता है। इसलिए कनन बिना रुक्मणी को बताए आदि को फोन करके कहता है तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो ना, 10 लाख उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। और तब कनन को पता चल जाता है कि आदि कोई बिजनेसमैन नहीं है दोस्तों, बल्कि भंगार बेचने का काम करता है। ये उसकी सच्चाई। पुराने सामान को लेकर उनको रद्दी के दाम पर बेचता है। कनन कहता है मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। तो आदि कहता है कि देखो कल्पना को इसके बारे में मत बताना वरना वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी। अब कनन कहता है कि अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो 10 लाख लगेंगे। अब आदि का दिमाग घूम जाता है कि इतना कबाड़ बेचकर भी कभी 10 लाख नहीं कमाए तो इसे क्या दूं मैं। पर कनन के धमकाने पर वो उसे धर्मन नाम के आदमी के पास लेकर जाता है जो लोगों को लोन देता है। लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि धर्मन को अगर कोई लोन टाइम पर नहीं लौटाता तो धर्मन बड़ी बेरहमी से उन्हें मार डालता है। ऐसे जब वो वहां पर आए होते हैं ना तो धर्मन एक बंदे को जिंदा जला रहा होता है। ये देखकर आदि एकदम से घबरा जाता है कि नहीं मैं यहाँ बेकार आ गया, मैंने यहाँ से लोन लिया तो ये मुझे मार डालेगा। अब कनन को भी समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या करे। 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख चाहिए तो उसको वहाँ कुछ लोग पोकर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जितने पैसे अभी कनन के पास होते हैं उनसे ही वो पोकर खेलने लग जाता है। और दोस्तों कनन पोकर का एकदम एक्सपर्ट खिलाड़ी है, इसीलिए वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे राउंड्स जीत जाता है। जितने भी राउंड वो खेलता है ना कोई नहीं हारता। जिस चीज को देखकर धर्मन हैरान तो वो खुद कनन से पोकर खेलने आता है। कनन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी धर्मन के साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। और कमाल की बात दोस्तों वो धर्मन के साथ भी कई राउंड्स जीत जाता है। तब आखिर में धर्मन करीब 2 करोड़ रुपए पोकर में लगा देता है। अब कनन ने लगभग 20 लाख रुपए जीते थे, इसीलिए बचे हुए पैसे धर्मन कनन को उधार दे देता है। आदि उसको समझाता भी है कि भाई क्यों कर रहा है ये खेल, मत करना, काफी पैसे जीत चुके हैं हम, पैसे ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेकिन कनन नहीं मानता क्योंकि उसको यकीन था कि वो ये राउंड भी जीत जाएगा, इसीलिए वो उधार लेने के लिए राजी हो जाता है। और जब ये राउंड होता है तो इसमें भी कनन जीत जाता है दोस्तों। लेकिन तभी अपने आप धर्मन के कार्ड्स बदल जाते हैं और यहाँ पर धर्मन खुल्लम खुल्ला चीटिंग कर जाता है क्योंकि उसके एक साथी ने चुपके से उसके कार्ड्स बदल दिए थे। तो देखकर कनन जब सवाल उठाने की कोशिश करता है तो धर्मन के गुंडे उसको मारते हुए कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर 1.8 करोड़ नहीं दिए तो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा, समझे। अब बेचारे कनन और आदि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। अब कनन बड़ा परेशान हो चुका था कि कहाँ 10 लाख का बंदोबस्त करने गया था, कहाँ ये करोड़ों की चपत लग गई, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी चीज की टेंशन में वो रुक्मणी से भी मिल नहीं पाता। रुक्मणी को फिर आदि से पता चलता है कि 10 लाख के चक्कर में कनन कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वो कनन से जाकर मिलती है कि आखिर ये सब तुमने क्या किया, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। मेरी देखो कुछ प्रॉपर्टी है जिन्हें बेच दूं तो कम से कम 2 करोड़ का बंदोबस्त हो जाएगा, उनसे तुम धर्मन का उधार चुका देना। कनन कहता है ये तो तुम राज से पीछा छुड़ाने के लिए जमा कर रही थी ना। तो रुक्मणी भी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत हुई है, पहले तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालना है, उसके बाद देखा जाएगा। बेचारे कनन को बहुत ही बुरा लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं सारी परेशानियां खत्म कर दूं। तो वो आदि से कहता है कि देख मेरे पास एक बढ़िया प्लान है ढेर सारे पैसे कमाने का, अगर हम वो कर देना तो हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम चुटकियों में धर्मन को उधार चुका देंगे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन धर्मन से बचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आदि कहता है कि देख ज्यादा बात को गोल गोल मत घुमा, बता सीधे। तो कनन थोड़ा अकड़ते हुए कहता है कि हम बैंक लूटेंगे। और आदि के पसीने छूट जाते हैं ये बात को सुनते ही। वो कहता है कि एक तो धर्मन पहले ही पीछे पड़ा हुआ है और अब क्या पुलिस को भी अपने पीछे लगवाना चाहता है। नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ धर्मन से माफी मांगने के लिए कि पोकर मैंने नहीं खेला था, ये तुम्हारा काम था, इसलिए मुझे बख्श दो। अब दोस्तों यहाँ पर आदि आया तो था धर्मन से माफी मांगने, लेकिन माफी मांगने का अंजाम क्या होता है उसका एग्जाम्पल उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ जाता है। क्योंकि एक आदमी जो धर्मन से माफी मांगने के लिए आया होता है ना उसे धर्मन बड़ी बेरहमी से मार देता है, ये कहते हुए कि माफी की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है यार भाई। इसलिए आदि तुरंत ही वहां से भागकर कनन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन करेंगे कैसे। तो कनन कहता है उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ मैं करूंगा, सिर्फ तुम्हें एक लोकेशन बताऊंगा, वहाँ गाड़ी लेकर आ जाना, बस इतना सा काम है तुम्हारा, बाकी सब तैयारी मैंने कर ली है। तो अब कनन सारी तैयारी के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ बैंक में पैसे रखवाने वाली वैन आती है। और जैसे वैन आती है ना कनन वहीं पे रखे ट्रक के वायर में कुछ छेड़खानी करके उसे चालू कर देता है और सीधा उसको वैन से क्रैश कर देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोशी वाला बॉम्ब अंदर डालता है जिससे सभी गार्ड्स हो जाते हैं बेहोश। लेकिन एक गार्ड बेहोश होने से पहले इमरजेंसी बटन दबा देता है। इस वजह से होता यह कि सारी की सारी पुलिस उस वैन के पीछे पड़ जाती है। कनन जल्दी जल्दी लॉक को खोलकर पैसे निकालने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब भी हो चुका होता है। पर तभी वहां पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो पहले तो कनन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो लड़ाई के दौरान
कुछ समय के लिए कनन का मास्क निकल जाता है। पुलिस वाले की नजर उस पर तो पड़ जाती है, लेकिन ढंग से देखने से पहले ही कनन अपना मास्क लगा लेता है। और तब तक वहाँ पे बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, इसलिए कनन सारे पैसे लेकर पुलिस की बाइक लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसका खूब पीछा करते हैं और यहाँ पर हमको एक बढ़िया चेसिंग सीन देखने को मिल जाता है, जिसके बाद कनन वहाँ से फरार। अब क्या है ना, पुलिस की बाइक में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, पर कनन भी तो खेला हुआ खिलाड़ी है। वो एक सुनसान जगह पे बाइक को छोड़कर तुरंत आदि के पास आता है, जो लड़कियों का कपड़ा पहन कर आया होता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। और कनन भी फिर अपना कपड़ा बदल कर वहीं से घर चला जाता है। पुलिस वाले मौकाई वारदात पर छानबीन शुरू कर देते हैं, जहाँ उनको एक गन बरामद होती है और ये वही गन है जिस गन से कनन ने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी और एक पुलिस वाले के पैर में गोली लग गई थी। और उसी पुलिस वाले ने कनन की हल्की सी झलक भी देखी थी। गन पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिलते, पर कनन से एक गलती हो जाती है कि गन की मैगजीन पर उसकी उंगलियों के निशान हो जाते हैं, जो लग जाते हैं पुलिस वालों के हाथ, क्योंकि गोली डालते समय इस चीज पर कनन का ध्यान नहीं गया होगा, जिससे शायद अब वो फंस सकता है। साथ ही जिस ऑफिसर ने कनन की हल्की सी झलक भी देखी थी, वो उसके चेहरे का स्केच नहीं बना पा रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उस ऑफिसर के हिसाब से अगर वो आदमी उसके सामने आ जाए जिसने गोली चलाई, मतलब कनन ने, तो वो उसको पहचान लेगा। और इस तरह पुलिस वाले जितने सबूत हो सकते हैं उन सबको जुटाने की कोशिश करती है कनन को पकड़ने के लिए। इधर आदि और कनन दोनों घर आकर सारा का सारा पैसा चेक करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कितना रुपया है। लेकिन न्यूज से पता चल जाता है कि टोटल 40 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। कनन ने दोस्तों सीधे 40 करोड़ पे हाथ मार दिया। अब आदि तो पागल हो जाता है कि मेरे खानदान में मैं पहला ऐसा इंसान बन गया हूँ जिसने अपने सामने इतने सारे पैसों को देखा। वो तुरंत एक बंडल से मस्त शॉपिंग करने जा रहा होता है, पर कनन कहता है कि रुक जा बे, पुलिस वाले नंबर के नोटों को ट्रेस पे लगाएगी, कहीं भी खर्च करोगे पकड़े जाओगे, पहले इन नोटों को बदलना होगा। वहीं दोस्तों, पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट से अपराधी का पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत अपराधी को पकड़ भी लेते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि धर्मन है। उसी के फिंगरप्रिंट मैगजीन्स पर मौजूद थे। 40 करोड़ चुराने के आरोप में धर्मन को जेल भेज दिया जाता है। अब आदि को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, चोरी तुमने की, जेल धर्मन गया। तब कनन रिवील करता है कि मैंने जानबूझकर वो गन वहां से चोरी की थी, और वो गन किसी और की नहीं बल्कि धर्मन की थी, जिसे चुपके से मैंने चुरा लिया था ताकि चोरी मैं करूं और पकड़ा जाए धर्मन। मानना पड़ेगा दोस्तों, जैसा हमने कनन के बारे में सोचा था वो तो उससे भी 2 कदम आगे निकला। कनन की खुशियां यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले उसने एक लॉटरी खरीदा था, जिसका आज रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में विनर नंबर कनन का ही निकलता है। लॉटरी का अमाउंट होता है टोटल 20 करोड़ रुपए, जहां 10 लाख नहीं थे। कनन के पास अब टोटल 60 करोड़ आ चुके हैं। लेकिन अगर वो लॉटरी का अमाउंट लेने जाएगा तो वो मीडिया में आ जाएगा, जिससे उस पर शक हो सकता है कि वो एक गैंगस्टर है। इसलिए वो आदि को भेज देता है अपने बदले लॉटरी का पैसा लेने के लिए। और बेवकूफ आदि जब कल्पना से बात कर रहा होता है तो वो कॉल कट करना भूल जाता है, जिस वजह से कल्पना उनकी सारी बातें सुन लेती है और अब बैंक चोरी की बात उसको भी पता चल जाती है, जिस चीज से वो बिल्कुल हैरान। फिर कनन उसको बताता है कि ये सब उसने रुक्मणी का राज से पीछा छुड़ाने के लिए किया, और ये सुनकर कल्पना भी इस बात को सभी से छुपाने के लिए मान जाती है, जिससे कनन हो जाता है खुश। साथ ही वो लॉटरी का सारा पैसा कल्पना को दे देता है, जिससे कल्पना का होटल दोबारा से हो जाता है शुरू। अब अगले सीन में कनन एक बढ़िया सी गाड़ी और वही 10 लाख रुपए वाले कपड़े रुक्मणी को भेजकर एक 5 स्टार होटल में बुलाता है, जो देखकर रुक्मणी को यकीन ही नहीं होता कि अचानक से कनन के पास इतने पैसे कहां से आ गए। कनन रुक्मणी को 5 करोड़ देते हुए कहता है, इसे राज को देकर उसे घर से बाहर निकाल देना, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन शांति तो आने से रही, पर मुसीबत जरूर आ जाती है। राज वहां पे पहुंच चुका होता है और वो जब कनन को देखता है तो तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो वही चोर है जिसने बैंक लूटा है, क्योंकि दोस्तों कनन ने जिस पुलिस वाले को गोली मारी थी वो राज ही था। अब राज पैसे देखकर कनन से कहता है कि वाह, बड़ी जल्दी जल्दी नोट बदलवा दिए ताकि किसी को शक भी ना हो। कनन लॉटरी के 5 करोड़ लेकर आया हुआ था। कनन समझ जाता है कि राज सारी चीजें जान चुका है, इसीलिए राज कनन को धमकाते हुए कहता है कि मुझे पूरे के पूरे 40 करोड़ चाहिए, अगर नहीं दिया तो अंदर करवा दूंगा। कनन मान तो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि पैसे लेने के बाद राज को घर छोड़ना होगा और रुक्मणी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। तो राज कहता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, बड़ी पटाखा चीज है रुक्मणी, बाहर वाली से मन भरने के बाद उसका ही नंबर आने वाला है, ऐसे कैसे जाने दूंगा उसको। ये सुनकर कनन का दिमाग गर्म हो जाता है बिल्कुल, लेकिन वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता और राज की बात पर हामी भर देता है कि रात को 10 बजे तुम्हारे घर पर पैसा लेकर आ जाऊंगा, तैयार रहना। राज मान जाता है। दोनों को बातें करते हुए जब दूर बैठी रुक्मणी देखती है ना, तो उसे शक हो जाता है कि कनन ने उसके खातिर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, जिससे वो बताना नहीं चाह रहा। अब कनन जैसे ही होटल के बाहर आता है, वहाँ पर उसको आदि दिखाई देता है, जिसे धर्मन के गुंडों ने घेर लिया, क्योंकि धर्मन की बेल हो चुकी है और अब वो अपने
वही करोड़ों वाली डील मांगने के लिए आया हुआ है। वो आदि को पकड़ते हुए कहता है कि कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी, मुझे सारा का सारा पैसा चाहिए जो तुम दोनों के पास है बिल्कुल। अब बेवकूफ आदि को लगता है कि धर्मन बैंक से लुटे हुए पैसों की बात कर रहा है, इसीलिए वो धर्मन को बता देता है कि ये सारा प्लान कनन का था, उसने तुम्हारी गन से गोली चलाई और बैंक से पैसे लूट लिए, इसलिए मुझे जाने दो। ओह, ये सुनकर धर्मन समझ जाता है कि अच्छा, मतलब इन सब के पीछे वो कनन ही था। और अब धर्मन और उसके गुंडे आदि और कनन के पीछे पड़ जाते हैं, पर बड़ी मुश्किल से दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। इधर रुक्मणी कनन से सारी चीजें जानने जब उसके घर आती है ना, तो उसको वहां बैंक से सारे पैसे दिखाई देते हैं। ये देखकर उसकी आंखें बिल्कुल दंग रह जाती हैं। तब कल्पना उसको सारी बातें बताती है कि जो भी कनन ने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तभी वहां पे कनन भी आ जाता है और वो रुक्मणी को राज के दिए हुए ऑफर के बारे में बताता है। ये सुनकर रुक्मणी को इतना गुस्सा आता है ना कि वो अभी के अभी राज को जान से मार दे, लेकिन कनन उसे रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। अगर हमारा प्लान सफल होता है तो अच्छे खासे पैसे भी हमारे पास होंगे और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इस पर सारे लोग मान जाते हैं और प्लान के हिसाब से काम शुरू होता है। तो सबसे पहले आदि धर्मन के एक साथी जो कि उसका पुराना रिश्तेदार है उसको फोन करके कहता है कि धर्मन से मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगा, प्लीज मेरा एक काम कर, मेरा पासपोर्ट धर्मन ने ले लिया है, कैसे भी करके उसके पास से मेरा पासपोर्ट लेकर मेरी बताई जगह पर आ जा ताकि मैं ये शहर छोड़कर भाग जाऊं। पर फोन स्पीकर पे होता है जिसको धर्मन भी सुन लेता है और वो आदि के रिश्तेदार के साथ उसके पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि आदि और कनन से पूरे के पूरे 40 करोड़ ले सके। वहां पे आके धर्मन आदि को पकड़ लेता है कि बता कनन और पैसे कहाँ पे है। तो आदि डरते हुए उसको राज के घर पे लेके जाता है, क्योंकि यही तो प्लान में शामिल भी था कि धर्मन को राज के घर लेकर आना है। तो वहीं कल्पना क्लब में आकर राज का ध्यान भटका रही होती है ताकि वो परफेक्ट 9:15 को अपने घर पर आ जाए। उसी के साथ साथ रुक्मणी अपने आप को चोट लगाकर पुलिस स्टेशन आती है और शिकायत करती है कि राज ने मुझे बहुत मारा। इसलिए कुछ पुलिस वाले रुक्मणी के साथ उसके घर आ जाते हैं ताकि राज पर कार्रवाई हो सके। रुक्मणी को भी इस तरह से काम करना था, ये भी उनके प्लान में था कि वो एग्जैक्ट 9:15 को घर पर आए। अब घर पे जब धर्मन अपने गुंडों के साथ कनन और पैसों को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पे कनन आ जाता है जो धर्मन के सारे गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है और प्लान के मुताबिक कनन को 9:15 से पहले धर्मन और उसके गुंडों को मारना होगा, वरना प्लान फेल हो जाएगा। अब 9:15 का सीन क्या है दोस्तों, वो हमें आगे पता चलेगा। घर में कनन और धर्मन के गुंडों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां कनन मजेदार एक्शन के साथ धर्मन और उसके सारे गुंडों को मार गिराता है और जैसे ही 9:15 होते हैं घर पर राज आ जाता है। घर के हालात देखकर वो एकदम दंग कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जमीन पर रखे 35 करोड़ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे सामने धर्मन और उसके गुंडों की लाश भी दिखाई देती है, इसीलिए वो वहीं रखी गन उठा लेता है ताकि अगर घर में कोई मौजूद होगा तो वो उन सभी को मार दे। इसी गन से कनन ने धर्मन और उसके गुंडों को मारा था दोस्तों। तब तक घर के बाहर जो लॉटरी वाले 5 करोड़ कनन ने राज को दिए थे ना, कल्पना उसको तुरंत बदल लेती है बैंक के चुराए हुए नोटों से। जिसके बाद घर पे रुक्मणी पुलिस वालों के साथ पहुंच जाती है। सबसे पहले रुक्मणी घर में एंट्री लेती है और तुरंत मोबाइल से गोली चलने की आवाज प्ले कर देती है, जो कि घर में लगे हुए ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर इस तरह से बजता है कि मानो सच में किसी ने रुक्मणी पर गोली चला दी हो। इसलिए तुरंत पुलिस वाले घर में आ जाते हैं और राज के हाथों में गन देखकर बिना कुछ सोचे समझे सीधे गोलियों से उसे भून देते हैं। इस तरह से धर्मन और राज दोनों का खेल खत्म। बैंक के 35 करोड़ घर के अंदर से और बचे हुए 5 करोड़ राज की गाड़ी से पुलिस वालों को बरामद होते हैं। इससे पुलिस वाले ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पैसों को लेकर धर्मन और राज के बीच में बहस हुई होगी, इसलिए राज ने धर्मन को मार दिया क्योंकि गन तो राज के हाथों में थी और 40 करोड़ राज के पास से मिलने पर आरोप लगता है कि असल मास्टरमाइंड चोरी का राज ही था जिसने बैंक से पैसे चुराए। और इस तरह करण ने एकदम से जबरदस्त दिमाग लगाकर सारी मुसीबतों से खेल लिया और अपने सभी साथियों को न सिर्फ बाहर निकाला लॉटरी के बचे हुए पैसों से, अब वो खुलेआम चैन की जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई उन पर सवाल करने वाला भी नहीं है। अब राज की मौत की खबर जैसे ही उस वीडियो वाली लड़की को पता चलता है, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि अब मुझे दोबारा कभी इसके पास नहीं जाना होगा। तो मूवी के आखिरी सीन में करण और बाकी आराम से बोट पर मस्ती कर रहे होते हैं, पर आदि अभी भी एक चीज को लेकर बड़ा परेशान होता है कि एक बात समझ में नहीं आई, चंदन ने मुझे नौकर भेजा था ना, पर ये नौकर तो कितना दिमाग वाला निकला। यही बताने के लिए वो चंदन को फोन करके कहता है कि तेरा भेजा हुआ नौकर बड़ा कमाल का निकला, करोड़पति बना दिया उसने मुझे, ऐसे 2-4 करण और भेज दिया कर। तो चंदन कहता है कि अबे किस करण की बात कर रहा है, जिसको मैंने भेजा था वो तुझसे मिल ही नहीं पाया, वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। आदि अब बिल्कुल हैरान, क्योंकि अभी तक आदि को पता नहीं चला कि ये कनन कोई और ही है। तो आदि अब कनन से पूछता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है असली वाली। कनन कहता है गैंगस्टर, और इतना कहते मूवी हो जाती है खत्म। बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर